मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एलाइजा के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीएमआर, गेट, सीएसआईआर और जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होते हैं जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू के लिए। एलाइजा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आपको हर बार मिलता है और क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस दो टाइप से हो सकते हैं। या तो आपसे एलाइजा का बेसिक पूछा जाए जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर आपसे कोई एलाइजा का टाइप पूछा जाए, इनडायरेक्ट एलाइजा, डायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा जो होते हैं आपसे वो पूछा जाए। लेकिन जो करंट पैटर्न है उसके हिसाब से देखें तो एलाइजा से जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो बेसिक से आते हैं। कौन से एंजाइम यूज होते हैं, कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो इस वीडियो में हम उस पार्ट को कवर करेंगे। एलाइजा जो है आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे है। जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो और ज्यादा यूजफुल होने वाली है क्योंकि बेसिक है इस वीडियो में। अब एंजाइम लिंक्ड है यानी एंजाइम के साथ कुछ लिंक है जो कि हमें इम्यूनो सोर्बेंट एसे यानी इम्यून रिएक्शन के बारे में बता रहा है। एंजाइम से कुछ लिंक हमने करा है जो हमें इम्यून रिएक्शन के बारे में बता रहा है। और जो चीज हम एंजाइम के साथ लिंक करते हैं वो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं। उससे पहले हम एंजाइम इम्यूनो एसे के बारे में जान लेते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में EIA कहते हैं। और जो आपका एंजाइम इम्यूनो एसे इसी का ही पार्ट एलाइजा है। एंजाइम इम्यूनो एसे का ही एक सब टाइप है, एक पार्ट है जो एलाइजा है जो हम यूज करते हैं। अब एलाइजा क्या है? एलाइजा में और जो एंजाइम इम्यूनो एसे है, हम सबसे पहले एंजाइम इम्यूनो एसे के समझेंगे क्योंकि इसी का पार्ट एलाइजा है तो आपको समझने में आसानी होगी। तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस एक्सप्लॉइट टू डिटेक्ट इम्यून सिस्टम या इम्यून रिएक्शंस, कि जो हम एंजाइमेटिक सब्सटेंस यूज कर रहे हैं उसमें जो रिएक्शन हो रही है वो हमें हेल्प कर रही है इम्यून रिएक्शंस को डिटेक्ट करने में। ये आपका प्रिंसिपल था, यही आपका एलाइजा का प्रिंसिपल है। इसलिए एंजाइम रिएक्शन एक्सप्लॉइट टू डिटेक्ट द इम्यून सिस्टम और द इम्यून रिएक्शंस। तो ये हमारा एंजाइम इम्यूनो एसे है, इसी का पार्ट एलाइजा था। और सबसे पहले 1971 में ये जो कॉन्सेप्ट है एंजाइम इम्यूनो एसे का और उसके बाद फिर एलाइजा निकल के आया, ये तीन लोगों ने दिया था। ये इंडिपेंडेंटली इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। इन तीन लोगों के नाम मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आईसीएमआर में और गेट में ऐसे क्वेश्चन जो हिस्ट्री से होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने किस आपका जो है इन्वेंशन किया था, डिस्कवरी की थी। फॉर एग्जांपल अभी जो जेएनयू का एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में और उसकी डिस्कवरी के बारे में क्वेश्चन था कि किसने इन्वेंट किया था वो टेस्ट और किसने वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पहले बनाई थी। तो ये क्वेश्चन आपका जेएनयू में पूछा हुआ था एमएससी के एंट्रेंस में। तो एंगवॉल, पर्लमैन और वैन वीमैन, इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली इस एंजाइमेटिक एलिमेंट का यूज किया था और हमारे पास एलाइजा आया था। अब सीधा बात करते हैं एलाइजा पे, जो हमारा मेन टॉपिक है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। इसका प्रिंसिपल क्या है जो यहां पर हमने लिखा है, अब हम एक ब्लॉक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास एंजाइम लिंक्ड कंजुगेटेड एंटीबॉडीज होती हैं। ये हमें किट जो है ये मार्केट से मिलती है कि कौन सा एंजाइम लिंक है। जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये किट खरीदनी पड़ेगी, बाहर से कई बार खरीदनी पड़ती है, कई बार लैब में अवेलेबल होती है। तो एंजाइम कंजुगेटेड एंटीबॉडी ये हमारे पास बाहर से अवेलेबल है। कलरलेस सबस्ट्रेट, अब मेन जो स्टूडेंट के माइंड में आता है वो कलरलेस सबस्ट्रेट को आता है कि क्या है। ये आपका एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है। एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स है जो हम सैंपल लेते हैं और अलग अलग जो इसके टाइप हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके बेस पर डिसाइड होता है कि ये जो एंटीबॉडीज हैं ये एंटीजन के साथ बाइंड होंगी या फिर ये एंटीबॉडीज के साथ बाइंड होंगी। तो ये डिफरेंट जब टाइप्स आएंगे हम उसमें देखेंगे कि एंजाइम कंजुगेटेड एंटीबॉडी किसके साथ बाइंड हो रही है, एंटीजन के साथ या एंटीबॉडी के साथ। तो इनका कॉम्प्लेक्स होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का। अब ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं, यहां पर एंजाइम है तो कोई ना कोई रिएक्शन होगी और रिएक्शन होगी तो कोई प्रोडक्ट हमें मिलेगा। जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा कलर्ड प्रोडक्ट होता है। हमें कलर्ड प्रोडक्ट चाहिए, विजिबल रिएक्शन चाहिए, इसलिए ये सिंपल प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है।
और एलाइजा में जो ये कलरलेस सबस्ट्रेट है इसे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है इसी की वजह से ही हमारा कलर्ड प्रोडक्ट आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एंटीजन, जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डिस्कस करेंगे कि एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो रहा है या एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो रही है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे सीएसआर में 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एंजाइम कंजुगेटेड एंटीबॉडी में जो एंजाइम यूज होते हैं वो कौन से हैं, और ये मोस्ट फेवरेबल पार्ट है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके नाम, सोर्स और रिएक्शन तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस वीडियो में बताऊं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस कहां से है तो वो ये टेबल से हैं। एंजाइम के बारे में ये कॉमन प्रोसीजर है, ऊपर नीचे ब्लॉक डायग्राम से आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले एंजाइम के बारे में बात करें तो परऑक्सीडेज H2O2 जिसे हम कह देते हैं, H2O2 को तोड़ता है, H2O बनता है। तो परऑक्सीडेज के बारे में बात कर लेते हैं। और इसकी जो आपकी सोर्स है वो हॉर्स रेडिश है, इसका जो सोर्स है। अब मेन बात है रिएक्शन के ऊपर। H2O2 है, हमें पता है कि एक ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है और ऑक्सीडेशन करता है। तो H2O2 को जब हम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस के साथ डालेंगे तो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनेगा और H2O बनेगा। यानी जो परऑक्सीडेज एंजाइम है हमारा इस रिएक्शन को कैटालाइज करा रहा है और जिसके बेस पर हमें कलर्ड प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। जितने भी आप टेस्ट पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनमें किसी ना किसी एक एंजाइम का यूज होगा जिसके साथ एंटीबॉडी बाइंड होगी और हमारी रिएक्शंस फॉलो होंगी। नेक्स्ट, एल्केलाइन फॉस्फेट, इसका जो सोर्स है वो कॉल्फ इंटेस्टाइन है। अब इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि जो इंटेस्टाइन की पीएच है वो बेसिक होती है, एल्कलाइन होती है। इसलिए यहाँ पर जो एल्कलाइन फॉस्फेट है वो आपको कॉल्फ इंटेस्टाइन से मिल जाएगा। ये बात आप आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। जब H2O के साथ रिएक्शन होती है प्लस H2O होता है तो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है और हमारे पास एक अल्कोहल ग्रुप बच जाता है। तो ये जरूरी है कि फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो रहा है। एल्कलाइन फॉस्फेट में से फॉस्फेट जा रहा है, कॉल्फ इंटेस्टाइन से है तो इंटेस्टाइन में पीएच एल्कलाइन है, बेसिक है, उसकी वजह से एल्कलाइन फॉस्फेट का सोर्स आपको याद होगा। नेक्स्ट बात करते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। सबको पता है ई कोलाई में मिलता है। इसका प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, इस रिएक्शन को भी, सोर्स को भी और इस एंजाइम को भी। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ई कोलाई में मिलता है हमारे पास। अब जो बीटा डी गैलेक्टोसाइडेज है जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है, ट्रीट करते हैं तो हमारे पास गैलेक्टोज और अल्कोहल ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। और ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एलाइजा से भी, क्योंकि यही रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से हमें कलर्ड प्रोडक्ट मिल रहे हैं। नेक्स्ट, यूरिएज जो एंजाइम होता है जैक बीन से मिलता है हमें। इसमें आपका जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो बनता है। यहां पर आप देखेंगे यूरिएज और 3H2O, CO2 और हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बनते हैं। तो ये रिएक्शंस हैं, याद करना भी जरूरी है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कहां पर हो रहा है और सबसे ज्यादा सोर्स। कई बार आपसे क्वेश्चन असम्पशन करके पूछ लिया जाता है कि कौन सा एंजाइम इनमें से यूज नहीं होता है एलाइजा में, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये चारों ही यूज होते हैं, परऑक्सीडेज, एल्कलाइन फॉस्फेट, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और यूरिएज। अब बात करते हैं एलाइजा की एप्लीकेशन की। एलाइजा जो है दोनों तरीके से यूज हो सकता है, क्वालिटेटिवली भी, क्वांटिटेटिवली भी। एलाइजा को अगर हम यूज करें, एलाइजा का चाहे हम कोई भी टेस्ट करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उससे हम क्वालिटेटिवली निकाल सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली निकालने के लिए हमें पहले स्टैंडर्ड कर्व बनानी पड़ती है। स्टैंडर्ड कर्व में क्या होता है कि हमारे पास नॉन कंसंट्रेशन होती है एंटीजन और एंटीबॉडी की। ये हमारे पास एक नॉन कंसंट्रेशन होती है एंटीजन और एंटीबॉडी की, और इस पे बेस पर हम जो अननोन है उसका पता लगाते हैं कि वो इस कर्व में कहां आ रहा है। मान लेते हैं यहां पर अगर 2, 4, 6, 8
10 लिख दिया जाए, तो यहाँ पर अगर हमें अननोन की कंसंट्रेशन मिलती है तो हम इस स्टैंडर्ड कर्व से निकाल लेंगे कि इसकी अननोन कंसंट्रेशन यहाँ है तो कुछ 5 के करीब है। तो हम स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं पहले, जब हमें एंटीजन और एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन का पता होता है उससे एक स्टैंडर्ड कर्व बनाते हैं, और फिर अननोन जो हमारे पास कंसंट्रेशन में एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसकी हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एलाइजा आपका दोनों में यूज होता है, क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली, इसलिए ज्यादा यूज है। कंफर्मेटिव टेस्ट है आपका एचआईवी के लिए, और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कंफर्मेटिव टेस्ट एचआईवी के लिए कौन सा है, तो एलाइजा ही आता है हमारा। और एक और चीज है, बहुत सारे टेस्ट में या एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां पर आपको ऑप्शन में एलाइजा दिखे एज एन कंफर्मेटिव टेस्ट, आप मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर एलाइजा ही होता है। जब आपसे कंफर्मेटिव टेस्ट के बारे में पूछा जाता है तो उसका आंसर एलाइजा होता है। ये बहुत सारे पेपर्स मैंने स्टडी करे हैं। उसके बाद यही एक मैं कहता हूं समरी निकली है, यही एक कंक्लूजन निकला है कि जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन में कंफर्मेटिव टेस्ट आया है उनमें से ऑप्शन एलाइजा ही ठीक हुआ है। तो ये हमारी वीडियो थी एलाइजा के बेसिक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, आपका सैंडविच एलाइजा जिसे हम भी कहते हैं, इम्यूनोप्लोट ऐसे को भी डिस्कस करेंगे। जितने भी टाइप है एलाइजा के हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर योर सपोर्ट यू कैन प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।